तो बच्चों ये आज हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं। तो ये जो सीरीज़ हमने बनाई है ये सोच के बनाई गई है कि आप लोगों ने 11th-12th पढ़ ली होगी और ये हमने स्पेशली एंट्रेंस के लिए डिज़ाइन की है। और जैसे कि अब हम ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे, ऑल्दो मैं आपको सारे के सारे बेसिक्स समझाऊंगा कि ग्रेविटेशन में हम क्या क्या बेसिक पढ़ते हैं, बट हमारा इस सीरीज़ का मेन एम यही है कि आपकी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करवाना। तो अब हम स्टार्टिंग से चालू करते हैं। तो हम इसको कई फर्दर टॉपिक्स में डिवाइड करें, जैसे कि अभी जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फोर्स बिटवीन टू मासेस। तो हम यहाँ से चालू कर रहे हैं, फोर्स बिटवीन टू मासेस। तो देखो जैसे कि हम पढ़ते हैं कि दो मासेस हैं अगर हमारे पास, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, और इनके बीच का अगर सेपरेशन r है तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो होगा g m1 m2 बाय r स्क्वायर, वेयर m1 m2 मासेस होता है और r सेपरेशन होता है। जैसे कि आपको पता होगा g होता है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होती है विथ सुटेबल यूनिट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और अब एक्चुअली क्या होता है, इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं जी के इंपॉर्टेंट, जैसे कि जी जो होता है वो मीडियम पे इंडिपेंडेंट होता है, हर जगह सेम होता है, इसलिए उसके ना आगे यूनिवर्सल लगा होता है। तो यहाँ तक तो बच्चों हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा, बट एक्चुअली अगर हम बात करें एंट्रेंस की, तो एंट्रेंस में ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है कि भाई ये सब है। अब हमें कुछ न्यूमेरिकल कर दें, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन चाहे जे की बात करो चाहे नीट की बात करो, हमको न्यूमेरिकल्स मेनली ज़्यादा से ज़्यादा करने होते हैं। ठीक है, तो अब हम न्यूमेरिकल्स चालू करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल है, देखो यहाँ पर हमने फोर्स बिटवीन टू मासेस का फॉर्मूला बताया, बट एक्चुअली क्या है कि हमें फोर्स बिटवीन मल्टीपल मासेस भी स्टडी करना होता है। तो पहला हमारा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास एक मास है m, ये मास m, ये मास m, तीनों मास बराबर हैं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड पे रखे हुए हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स पे रखे हुए हैं, जिसकी साइड है a। फोर्स ऑन ईच चार्ज निकालना है आपको। तो पहले मैं लिख रहा हूं ईच मास निकालना है, पहले मैं लिख रहा हूं, तो आप लोगों को फिर मैं टाइम दूंगा, इसके बाद आप लोग करेंगे, फिर मैं भी साथ में करूंगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो चलो बच्चों इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कैसे करना है। तो इसको हम मिटा देते हैं। हमको किसी भी एक मास पे फोर्स निकालना है, जैसे इस पे निकालना है, तो बेसिकली ये वाला मास इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला मास इसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि फोर्स जो होता है जी m1 m2 बाय r स्क्वायर होता है, यहाँ मासेस सेम है और सेपरेशन भी सेम है, तो दोनों फोर्सेस बराबर होंगे। फोर्स की वैल्यू क्या होगी? जी m बाय सेपरेशन क्या है दोनों के बीच का? सेपरेशन है दोनों के बीच का a, तो a स्क्वायर हो जाएगा gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर। अब जैसे हमारे पास नेट फोर्स निकालना है तो हमें रिजल्टेंट निकालना होता है, क्योंकि हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा है। तो नेट फोर्स जो होगा यहाँ पर वो वेक्टर एडिशन से निकलेगा, जो कि होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, क्योंकि ये एंगल 60 होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। खैर मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि अगर दो वेक्टर बराबर होते हैं और उनके बीच के 60 डिग्री का एंगल होता है और उनमें 60 डिग्री का एंगल है, तो याद रख लो सीधे सीधे वो √3 टाइम्स हो जाता है। तो अगर ये √3 टाइम्स हो जाएगा तो √3 f की वैल्यू क्या हो जाएगी? gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगर किसी और के लिए भी निकालना है तो हमारे पास सेम रिजल्ट रहेगा। अब हम इसके अंदर कुछ पार्ट और फर्दर ऐड कर देते हैं। अब आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं और कुछ और क्वेश्चन देते हैं। जैसे कि अब हम ऐड कर रहे हैं कि मान लो ये एक पॉइंट है a, ये मिड पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है इन दोनों के बीच में। तो अगर यहाँ पर हम एक m मास ला के रखते हैं तो नेट फोर्स ऑन मास प्लेस्ड एट a निकालना है हमको, और हम दूसरा पोर्शन भी आपको ऐड दे देते हैं। ठीक है, मान लो एक मास हमने सेंट्रॉइड पे रख दिया, सेंट्रॉइड को हम ले लेते हैं O, तो नेट फोर्स ऑन
मास एट सेंट्रॉइड, ये भी निकालना है आपको। जल्दी से करो बच्चे, शाबाश। तो चलो बच्चों, अब इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसके अंदर दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में ये दे रखा है, बता देते हैं क्या क्या है। भाई दो पार्ट है। एक पार्ट में तो सेंट्रॉइड पे नेट फोर्स निकालना है और एक पार्ट में यहाँ मास रखा है, इस पे नेट फोर्स निकालना है। तो जिस पार्ट में सेंट्रॉइड पे निकालना है, देखो जो सेंट्रॉइड वाला तो बहुत आसान है। कारण क्या है कि जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो जैसे ये है, सेंट्रॉइड पे रखा है, ये यहाँ है, ये यहाँ है और ये यहाँ है। तो ये वाला मास इसे अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला मास अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला मास अपनी तरफ खींचेगा। तो इस पर तीन फोर्स लग रहे होंगे, एफ एफ एफ, इक्वल फोर्स लग रहे होंगे। क्यों? क्योंकि बेसिकली मासेस सेम है, ये पेयर सेम है, ये पेयर सेम है और सेपरेशन सेम है और एंगल 120 120 120 बनेगा। तो ऑल दो वैसे तो लैमिज लॉ के थ्रू अगर आप देखो और या फिर आप किसी लॉ के थ्रू देखो तो एक्चुअल में ऐसे में नेट फोर्स कैंसिल हो जाएगा। और नहीं तो देखो अगर ये 120 है तो इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बराबर होगा। कैसे होगा? देखो जो वेक्टर्स में हम पढ़ते हैं, जब दो वेक्टर के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है और वो बराबर वेक्टर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट ठीक बीच में होता है, उसकी वैल्यू भी सेम ही होती है, रिजल्टेंट है इनका। तो अगर ये एफ है, ये एफ है और इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल है तो इनका रिजल्टेंट एफ होगा। चाहे तो आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा लो, √a² + b² + 2ab cos θ, आपको यही मिलेगा, बीच में आएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया और ये आया, ये तो कट जाएगा। अब आपको ये सब शॉर्ट ट्रिक समझनी पड़ेंगी क्योंकि एग्जामिनेशन में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप उसको बहुत लंबा लंबा फॉर्मूला लिख सको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने, जो कि है ऑल्दो सेंट्रॉइड पे तो भाई इक्वल मासेस है तो जीरो ही होगा। अगर अनइक्वल मासेस है तो नॉन जीरो भी हो सकता है, वो भी केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। बट अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा अपने में यूनिक है। कारण क्या है? क्योंकि चक्कर क्या है कि इसमें हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ सकती है। जैसे कि हमारे पास ये मास है m और ये m और एक m यहाँ रख दिया, तो बेसिकली इस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा? ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा और ऊपर वाला अपनी तरफ खींचेगा, तो ये फोर्सेस होंगे। बट एक्चुअली क्या है कि ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होंगे क्योंकि इनका सेपरेशन सेम है और मासेस भी सेम है। अगर ये m है, ये m है, ये m है, ये m है, अब इसके मासेस तो सेम है बट इसका सेपरेशन चेंज हो जाएगा। तो अगर इसके फोर्स को हम लिख रहे हैं तो f' लिखेंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, आखिर हम f किसको बोला क्या है। जैसे इसको हमने f बोला है तो ये इसकी वैल्यू क्या है? देखो बच्चों, ये पूरा a है, ये पूरा a है, तो इसका हाफ क्या होगा? क्योंकि मिड पॉइंट पर रखा है, ये a/2 है। तो हमने f किसको बोला है? हमने इन दोनों के बीच की फोर्स को f कंसिडर किया है, जो कि क्या है? m बाय सेपरेशन कितना है? a/2 का स्क्वायर। तो हमने f किसको कंसिडर किया है? gm² बाय a² और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 ऊपर आ जाएगा। तो इसको हमने f बोला है। तो अगर इसको f बोला है तो f' क्या है? f' क्या है? अब f' की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो मासेस तो फिर भी सेम होंगे। g एक मास m है, दूसरा मास m है, m सेपरेशन। अब बात आती है सेपरेशन की। तो कोई बच्चे कहते हैं सर सेपरेशन कैसे निकालें? तो कैसे निकालेंगे सेपरेशन, बता सकते हो? क्या कोई थ्योरम है, क्या कुछ कोई तरीका है? कितना आएगा भाई? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बच्चों। ये ट्राइंगल ले लो, ये वाला ट्राइंगल ले लो, ये वाला। तो ये तो a साइड हो गई, ये a/2 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इससे पाइथागोरस निकालेंगे तो परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये कर लेंगे। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a²/4 हो जाएगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3a²/4 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? √3a/2। अब एक्चुअली क्या है, तरीके तो बहुत सारे बच्चों, आपको जो तरीका अच्छा लगे लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी तरीका आप लगा सकते हो। बट मेन बात हमारी सिर्फ ये है कि हम ये तरीका लगा रहे हैं क्योंकि एंट्रेंस में कोई ऐसा नहीं होता कि आपको इसी मेथड पे चलना है तो आपको यही करना है। आप कोई भी तरीका अपनी तरफ से इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमने निकाल लिया। तो अगर हम वैल्यू पुट कर दें इसकी तो ये क्या हो जाएगा? इसका √3/2। बट हमें डिस्टेंस का स्क्वायर लिखना होता है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा a² और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा 4gm²/3a², ये आ जाएगा हमारे पास। अगर हम बात करें आगे की, तो आगे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमको, ये मिटा देते हैं। तो अगर हम देखें तो एफ डैश को एफ की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, एफ डैश को एफ की टर्म में क्या लिख सकते हैं? देखो भाई, ये एफ ये है, ये एफ हो गया, तो ये हो गया f/3, एफ डैश इज इक्वल टू f/3। तो अब हमारे पास ये 3 फोर्सेज हैं जिसको हमें निपटाना है, जिसका मतलब बेसिकली रिजल्टेंट निकालना है। एक f हो गया, एक f हो गया और एक f/3 हो गया। तो देखो अच्छा, सीधी सीधी बात है, आप यहाँ देख सकते हो, ये तो एक दूसरे को वैसे ही कैंसिल कर देंगे क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं। और नेट फोर्स अगर बच भी रहा है तो सिर्फ क्या बच रहा है, यहाँ पर f/3 बच रहा है। इसकी वैल्यू हमारे पास ये है, जो f डैश है बेसिकली, इसकी वैल्यू है हमारे पास 4/3gm²/a², ये वैल्यू। तो ये बच्चों हमारा यहाँ पर नेट है। अब यहाँ जरूरी नहीं है इसको इसकी टर्म्स में लिखना, जरूरी नहीं था, वाल तो कई बच्चे कहते हैं जरूरी है, नहीं जरूरी है, क्योंकि चक्कर क्या है कि देखो अच्छा, यहाँ पर अगर हम f/3 नहीं भी लिखते, सिर्फ f डैश भी लिखते, जैसे इसको f डैश और ये भी चलता, तो एक्चुअल में क्या होना था, ये दोनों तो कैंसिल हो जाने थे और बचना f डैश ही था। और f डैश की वैल्यू बेसिकली ये हम लोग लिख देते डायरेक्टली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस क्वेश्चन को लेके हमारी। चलो अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अच्छा, अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स बिटवीन टू मासेस का। तो ये क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक स्फीयर है और हमारे पास एक रॉड है। अब ये पॉइंट मासेस नहीं है। अब देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि जो F इज इक्वल टू gm1m2/r² फॉर्मूला होता है, वो पॉइंट मासेस के लिए वैलिड होता है कि ऐसे जो छोटे छोटे से मास हों, एक पॉइंट पे प्लेस्ड हो और उनमें सेपरेशन r हो, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो होगा gm1m2/r²। बट ये थोड़े से बड़े से मासेस हैं, तो मैं थोड़ा सा हेल्प करूंगा आप लोगों की और इसमें थोड़ा सा बताऊंगा, बट क्वेश्चन आपको ट्राई करना होगा, फिर मैं बाद में फाइनली मैं इसे बाद में करूंगा। तो एक स्फीयर है, इसका मास m है, और एक रॉड है, इसका मास है स्मॉल m, इसकी लेंथ l है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसके सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी स्मॉल r है। तो आपको फोर्स बिटवीन दीज टू निकालना है। तो पहले आप लोग ट्राई करोगे बॉडीज, फिर मैं बाद में मदद करूँगा, बट फर्स्टली आपको ट्राई करना है। चलो ट्राई करो। और हाँ, एक फॉर्मूला हिंट दे देते हैं। देखो अच्छा, अगर ऐसी कोई चीज़ हो तो क्या करें। देखो ऐसी कोई चीज़ हो तो बेसिकली इंटीग्रेशन का सहारा ले सकते हैं। df इज इक्वल टू gm/r² वगैरह ऐसे कुछ करके इंटीग्रेशन का सहारा ले सकते हो। ऑल्दो मैं हिंट दे रहा हूँ, बट फिलहाल करूँगा बाद में, मैं ही आपको करके दिखाऊंगा। देखो अच्छा, इस क्वेश्चन को करने में बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है, तो जब हम लोग आपको एक बार सिखा देंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो जब स्फीयर होता है, स्फीयर को हम एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, फिलहाल मैं अभी आपको डिस्कस नहीं करूँगा, फिलहाल मैं आपको बस बताऊँगा कि कर सकते हैं। तो ये देखो, ये एक मास है और इसको हम पॉइंट मास की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, तो हम इसका एक एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे मान लो एलिमेंट है, इस रॉड का एक एलिमेंट है जिसका लेंथ है dx छोटा सा एक एलिमेंट है, ठीक है, जो स्फीयर के सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पे है। तो सबसे पहले हम पूरे रॉड और पूरे स्फीयर के बीच में फोर्स नहीं निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्फीयर में और इस एलिमेंट के बीच में फोर्स निकाल लेते हैं। इस एलिमेंट के मास को हम dm कंसिडर कर लेते हैं, स्मॉल dm इज वेरी स्मॉल मास। और ये जो स्मॉल मास है, ये किसका मास है, ये बेसिकली वो जो एलिमेंट है उसका मास है dm, ठीक है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, एक्चुअल में क्या है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा इस स्फीयर के और इस एलिमेंट के बीच में, उसको हम df लिख देते हैं, क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स होगा, क्योंकि एक मास हो गया और एक छोटा सा एलिमेंट हो गया। तो gm इसमें मास ऑफ स्फीयर ले लिया और dm इसका मास ले लिया, और इनके बीच का सेपरेशन क्या है, हमने माना है कि इसके सेंटर से यहाँ तक का सेपरेशन क्या है, x है, तो x² फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल एलिमेंट ऑफ रॉड और स्फीयर के बीच में जो फोर्स होगा। बट एक्चुअली क्या है कि अगर हमको ओवरऑल फोर्स निकालना है तो इससे काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। बट एक्चुअली इसको इंटीग्रेशन करने से पहले हमको ना ये इस dm की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब dm क्या होता है, देखो अच्छा, ये पूरी रॉड है, तो अगर हम कहें कि पूरी रॉड है, इसकी लेंथ l है, इसका टोटल मास क्या है, m है,
तो इसका मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, m/l होगा। मास पर यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, m/l होगा। बट एक्चुअली क्या है कि ठीक है, हमें गिवन लेंथ, हमें dx लेंथ का मास चाहिए, तो मास ऑफ dx एलिमेंट जो है, जिसको हम बुला रहे हैं dm, ये होगा मास पर यूनिट लेंथ इंटू गिवन लेंथ, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे हमें ये मिल जाएगा। कभी भी हमें कोई चीज़ निकालनी होती है हम पर यूनिट का निकालते हैं, पर यूनिट के बाद फिर जितने का चाहिए होता है हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो dm एलिमेंट है उसका जो मास होगा उसको अगर हम इस टर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे। अब हम इसकी वैल्यू को अगर पुट कर दें यहाँ पर तो ये हो जाएगा g कैपिटल m/l dx बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, g m/l dx एक्स स्क्वायर। अब हम कंप्लीट फोर्स निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे? हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। f क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ df होगा। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ वेरिएबल क्या है, देखो अच्छा यहाँ वेरिएबल में अगर देखा जाए तो सब चीज़ें तो फिर भी कांस्टेंट है, बट x वेरिएबल है, ये पूरा वेरिएबल है। g तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है जो कि कांस्टेंट होता है। m इज मास ऑफ स्फीयर जो कि कांस्टेंट होता है। स्मॉल m इज मास ऑफ रॉड जो कि कांस्टेंट है। l इज लेंथ ऑफ रॉड। तो x चेंज हो रहा है क्योंकि देखो अलग अलग एलिमेंट अलग अलग पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है, तो x चेंज हो रहा है। तो अगर हम देखें तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है। देखो अगर हम लोग देखें तो ये स्फीयर है, रॉड यहाँ से चालू हो रही है और यहाँ तक जा रही है, यहाँ से चालू हो रही है और यहाँ तक जा रही है। x आमतौर पे हम क्या बोल रहे हैं, x बेसिकली x इज सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ स्फीयर एंड एनी पॉइंट ऑफ रॉड का कोई भी पॉइंट है उसके बीच का सेपरेशन है। तो सेंटर ऑफ स्फीयर और रॉड का कोई भी सेपरेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, सबसे पास में ये पॉइंट पड़ेगा रॉड का सेंटर ऑफ स्फीयर, जो कि कितनी दूरी पे आएगा, r। ठीक, और सबसे दूर ये पॉइंट आएगा जो कि कितनी दूरी पे आएगा, सेंटर से यहाँ तक r प्लस l। तो x की वैल्यू जो होगी r से लेके r प्लस l तक क्या करेगी, वेरी करेगी, क्योंकि जो रॉड का सबसे पास का पॉइंट है वो स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पे है, और जो रॉड का सबसे दूर का पॉइंट है वो स्फीयर के सेंटर से r प्लस l डिस्टेंस की दूरी पे है। इसको हम इंटीग्रेशन कर देंगे बच्चों, g m/l को बाहर निकाल लेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ जल्दी से, dx बाय 1/x स्क्वायर का बताओ जल्दी से क्या होगा। ये होगा। अब इंटीग्रेशन सीखा है नहीं सीखा? देखो अच्छा एक्चुअली क्या होता है, जब इंटीग्रेशन करना होता है तो इसको ऊपर ले आएंगे, जैसे इसको बाहर ले लिया, जैसे इफ़ यू वांट टू इंटीग्रेट 1/x स्क्वायर dx तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर -2 dx। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक पावर ऐड हो जाती है और अपॉन में वही आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं -1/x। ठीक है, अब हम लिमिट्स पुट कर देंगे, देख एक मिनट बताओ चीज देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लिमिट्स पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, g m/l माइनस को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1/r प्लस l माइनस 1/r। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे फर्दर तो आपका फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा g m/r प्लस l। चेक कर लेना इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो अच्छा हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि एक स्फीयर है जिसका मास मान लो m है, जिसका रेडियस r है और एक पॉइंट मास है। तो इन दोनों के बीच में इनिशियली जो फोर्स था वो F1 था, और क्या होगा F1 एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि F1 क्या होगा, क्योंकि हम स्फीयर को भी पॉइंट मास की तरह ट्रीट करते हैं, तो g एक मास हो गया कैपिटल M, एक मास हो गया स्मॉल m, और डिस्टेंस सेंटर से सेंटर का यहाँ से यहाँ तक का लेंगे, ये 2r है और ये r है, तो ये हो गया 3r का स्क्वायर, जो कि हो गया g m/l
9r²। बट अब क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट आया है, इन्होंने कहा है कि इन्होंने स्फेयर से एक स्फेयर काट दिया, एक स्फेयर का पार्ट कट करके निकाल दिया। अब जो बचे हुए पोर्शन में और इस मास में जो फोर्स है वो F2 है, तो रेशियो क्या होगा F1 रेशियो F2 का। अब कई बच्चों के दिमाग में थॉट आता है कि भाई रिमूव पार्ट का क्या करें, रिमूव पार्ट का और इसका फोर्स कैसे निकालें, इसका फोर्स कैसे निकालें। अब कई बच्चों को लगता है कि बचे हुए मास और इसके बीच का फोर्स किस तरीके से निकाला जाए। तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। हम यहाँ एक काम करते हैं, ठीक है, इन दोनों में कुछ फोर्स था, ठीक है, मान लो कि ये बड़ा मास और ये मास ना होके ये कटा हुआ मास, ये यहाँ पे एक मास रखा होता है और ये एक मास रखा होता, ठीक है, और इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, F' होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, F' की वैल्यू निकाल लेंगे और उसमें कंप्लीट वाले में से, कंप्लीट मतलब जो इनिशियल था, F1 में से F' की वैल्यू माइनस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर F2 आ जाएगा। अभी मैं आपको डिटेल में बता दूँ कैसे, अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ किस तरीके से आएगा। तो अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें F' की वैल्यू निकालनी है। F' क्या है, बेसिकली इस, अगर यहाँ मास होता और इस मास के बीच में फोर्स है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे एक मास तो हमारे पास है, दूसरा मास हम कैसे निकालें, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इस मास की टर्म्स में इसका मास निकाल लेते हैं। जैसे ये पूरा है, इसकी वॉल्यूम है 4/3 πr³, तो इसका मास है m। तो ये जो छोटा हिस्सा है इसकी वॉल्यूम क्या है, 4/3 πr/2, क्योंकि इसका रेडियस r/2 है क्यूब। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा 4/3 πr³/8। तो इसकी वॉल्यूम 1/8 है कैविटी वाले मास की। तो अगर वॉल्यूम 1/8 है तो मास भी क्या होगा, m/8 होगा। तो अगर हम अब निकालें इसके बीच में फोर्स, तो F' क्या होगा, G m/8, दूसरा मास m हो जाएगा। और सेपरेशन क्या होगा इनके सेंटर से सेंटर का, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2r है और ये r/2 है, तो 2r + r/2 क्या होता है, ये 5r/2। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, r का स्क्वायर r² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 और फाइनली हो जाएगा Gm/50 r का स्क्वायर। अब हमें जैसे कि हमें F2 निकालना है तो माइनस करेंगे इसमें से, तो F2 = F1 - F', जो कि क्या हो जाएगा, F1 क्या है हमारे पास, Gmm/9r² - Gmm/50r²। क्या आएगा बताओ बच्चे, सिंप्लीफाई करके जल्दी से बताओ। सर आ गया 41/50 Gmm/r²। ठीक है, तो F2 क्या हो जाएगा, बेस सेम कैसे करेंगे इसका, बेस सेम करने के लिए क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें बताओ, 450 आएगा एलसीएम में होगा, 50 से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ मैंने वही करा, 450 एलसीएम आया, हाँ, और 41 ऊपर 41 आ जाएगा। हाँ। किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 9 को 50 से, 50 को 9 से। अच्छा, सिंप्लीफाई करोगे 41 Gmm/ आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें रेशियो निकालना है तो अब इसका रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो क्या आएगा, F1/F2 Gmm/9r², 41 Gmm/450r²। ये कट जाएगा, 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 क्या आ जाएगा, 450/9 × 41। और 9 से 450 को काट सकते हैं, कितना आ जाएगा, 50/41। तो ये हमारा फाइनली रेशियो आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो, अच्छा आप लिख लेना। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो अच्छा, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास दो स्टार्स हैं, एक का मास m है और एक का मास क्या है, 2m है। और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दोनों में जो सेपरेशन है वो d है और दोनों एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं।
कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब सबसे पहली बात ये, जैसे मान लो इनका कोई कॉमन सेंटर ऑफ मास होगा और बेसिकली कॉमन सेंटर ऑफ मास जो होगा वो भारी मास के साइड ज़्यादा शिफ्टेड होगा, ऐसे घूम रहे हैं। देखो बच्चों एक्चुअली क्या होता है कि ये एक हमारे यूनिवर्स में एक होता है बाइनरी स्टार सिस्टम, शायद आपको पता हो या नहीं पता हो। कई कई स्टार सिंगल नहीं होते, जैसे सन तो सिंगल है, अकेला है बेचारा, बट कई कई स्टार्स एक दूसरे के अराउंड चक्कर लगाते हैं, कहते हैं बाइनरी स्टार सिस्टम। तो जैसे मान लो दो स्टार एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं राउंड में ऐसे ही। तो इसमें दिया हुआ है कि दो स्टार्स घूम रहे हैं, एक का मास m है, एक का मास 2m है और उनके बीच का सेपरेशन d है, और वो जो रोटेट कर रहे हैं वो अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बताना है। अब सबसे पहली बात यहाँ पर कि कॉमन सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें। तो देखो बच्चों एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर ये हम पॉइंट ले लेते हैं, तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं हम यहाँ देखते हैं। सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं हम यहाँ देखते हैं। तो जैसे कि ये हमारा दो मासेस हैं, इनके बीच का सेपरेशन d है, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। अब हम x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास निकालना है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं m1x1 प्लस m2x2 बाय m1 प्लस m2। इस तरीके से अगर सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो m इंटू इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 0, इसका मास है 2m, इसका x कोऑर्डिनेट है d और टोटल मास 2m प्लस m। तो ये क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा 2md बाय 3m, जो कि क्या हो जाएगा 2/3d, ये आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो ये 2/3d जो होगा वो इसके लिए होगा या इसके लिए अगर निकालेंगे तो d/3 होगा, जो भी खैर हमें इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अच्छा एक्चुअली क्या है कि जैसे हमारे पास सेंटर ऑफ मास आ गया, किसी मास से निकालिए, इससे सेंटर ऑफ मास इससे इतनी दूरी पे है, जैसे अगर इससे सेंटर ऑफ मास दूरी पे है 2/3d, तो इससे जो सेंटर ऑफ मास की दूरी होगी वो d/3 की दूरी होगी। अब चक्कर क्या है, एक दूसरे के ग्रेविटेशन अट्रैक्शन के चक्कर में चक्कर लगा रहे हैं। जब हम लोग सैटेलाइट पढ़ते थे 11वीं क्लास में तो हम ये पढ़ते थे कि सैटेलाइट किसी भी प्लैनेट के चक्कर क्यों लगाती है, क्योंकि उसे उस प्लैनेट का ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलता है। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, दो बॉडीज का Gm1 m2/r², और ये जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये सेंट्रीपिटल फोर्स देता है बॉडी को घूमने के लिए, mv²/r। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो जैसे मान लो अब हमें किसी भी एक मास के लिए अगर लगाना हो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब जैसे इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स है अगर हम देखें तो ये हो जाएगा g, एक मास हो जाएगा m, दूसरा मास हो जाएगा 2m, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो d हो जाएगा, ये हो जाएगा d²। अब जैसे मान लो कि हमें इस मास की वेलोसिटी निकालनी है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि दोनों मास सेम हो, क्योंकि मास अलग अलग भी हो सकते हैं और उनकी हो सकता है लीनियर वेलोसिटी भी क्या हो, अलग अलग हो, रोटेशन वेलोसिटी। तो मान लो इस मास की हमें लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, तो ये हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब हम इसको जैसे मान लो इन दोनों की वेलोसिटी हमने कहा, इन दोनों मासेस की वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो जैसे इस मास की वेलोसिटी निकालनी, लीनियर वेलोसिटी निकालनी है तो हमने m ले लिया, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो ये क्या हो जाएगा 2gmd²v²/r। अब यहाँ r क्या होगा, एक ये भी है। देखो अच्छा एक्चुअली कोई भी बॉडी जब घूमती है सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो रेडियस कहाँ से कहाँ तक की दूरी लेते हैं, सेंटर ऑफ मास और उस बॉडी के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको हम लोग जब रोटेशन की बात करते हैं तो रेडियस की तरह ट्रीट करते हैं। सेंटर ऑफ मास से लेके उस बॉडी की दूरी को हम लोग क्या लेते हैं, रेडियस लेते हैं, रेडियस ऑफ रोटेशन लेते हैं। तो यहाँ रेडियस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा 2/3d हो जाएगा, 2/3d हो जाएगा। तो एक d से एक d कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2gm/d, ये क्या हो जाएगा 3/2v²। तो इससे जो वेलोसिटी आ जाएगा क्या आ जाएगा, v = क्या हो जाएगा 4gm/3dm, ये v² हो जाएगा। अब v² आ गया, अगर v निकालना है तो आप इसको हटा के रूट लगा सकते हो चाहे तो। अब देखो अच्छा एक्चुअली क्या होता है कि हमें तो वही वेलोसिटी थोड़ी चाहिए, हमें टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन चाहिए। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जब कोई बॉडी ऐसे घूम रही होती है तो जब हमें टाइम पीरियड निकालना होता है तो टाइम पीरियड क्या होता है कि एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। तो एक राउंड में जब बॉडी वैसे घूमती है, पूरा ऐसे घूमती है, तो एक राउंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है बॉडी होता है 2πr/, डिस्टेंस होता है 2πr और वेलोसिटी होती है v,
स्पीड होती है v। तो जिस बॉडी का हमें टाइम पीरियड निकालना है उसका हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। जैसे इस बॉडी का हमें टाइम पीरियड निकालना है 2πr, इसका रेडियस कितना है 2/3d और इसकी वेलोसिटी कितनी है जी, ये लगा देंगे हम 4/3gm/d। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे और फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा। ऑल दो क्वेश्चन करने में काफ़ी बड़ा है, मतलब इतने कम टाइम का नहीं है, 2-3 मिनट का नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसलिए अगर आप पहले से ही प्रैक्टिस वगैरह करोगे तो आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन रिपीटेशन में आते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो जैसे कि बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास 4 मासेस हैं और कुछ इस तरीके से प्लेस्ड हैं कि स्क्वायर के वर्टिसेस पे प्लेस्ड हैं, ठीक है, चारों मासेस, और चारों जो हैं वो आपस के म्यूचुअल अट्रैक्शन के चक्कर में एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे का चक्कर मतलब ऐसे सब ऐसे से घूम रहे हैं प्रॉपर तरीके से, यूँ ये पूरा सिस्टम ऐसे घूम रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब कभी हमें ऐसा दिखे कि मासेस हैं और आपस का अट्रैक्शन है और म्यूचुअल अट्रैक्शन के चक्कर में इनका मोशन सर्कुलर है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो नेट ग्रेविटेशन फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो किसी भी मास के लिए आप ये कंसीडर कर सकते हो, बट यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप नेट ग्रेविटेशन फोर्स किस तरीके से निकाल सकते हो। तो देखो अच्छे एक्चुअली क्या है कि जैसे मान लो कि हमें इस मास पे नेट फोर्स निकालना है, तो इस मास पे अगर नेट फोर्स निकालना है तो इस पर एक तो ये मास अपनी तरफ खींच रहा होगा, एक अपनी तरफ खींच रहा होगा ये, और एक अपनी तरफ ये खींच रहा होगा। अगर इसको आप FF लिखते हो तो आप इसको F' लिखोगे। कारण क्या है कि ये इन दोनों के बीच का फोर्स और इन दोनों के बीच का फोर्स तो फिर भी सेम होगा, क्योंकि ये मासेस भी बराबर हैं और इनके सेपरेशन भी बराबर हैं। बट ये मासेस तो सेम है, बट इनके बीच का सेपरेशन क्या है, अलग है। इनके बीच का सेपरेशन क्या है, अलग है। तो एक्चुअली क्या है, सबसे पहले हम इन दोनों के बीच का जो F फोर्स है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। दो मासेस के बीच का जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू होती है gm1m2/r²। तो यहाँ पर एक मास m है और दूसरा भी m है, तो ये हो जाएगा gmm, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो a दे रखा है क्योंकि स्क्वायर की साइड पर प्लेस्ड है, तो ये हो जाएगा a²। तो ये हो जाएगा gm²/a²। बट f' की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो अच्छे, अगर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, अगर ये स्क्वायर है, अगर ये a है, ये a है, तो ये वाला जो होगा ये √2a होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम f' की वैल्यू निकालेंगे सब कुछ तो सेम रहेगा, ऑल दो ये √2a का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा gm²/2a का स्क्वायर। अगर देखा जाए तो अच्छा ये फोर्सेस हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक फोर्स F लग रहा है, एक फोर्स F लग रहा है और एक लग रहा है F'। तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाई हुई है कि यहाँ पर अगर 3 फोर्स हैं तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, फिर बाद में जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का उसको इसके साथ सिंप्लीफाई कर लेना। अब एक्चुअली क्या होगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट इसी की डायरेक्शन में आएगा। कैसे? क्योंकि ये इक्वल फोर्सेस हैं। जब कभी इक्वल फोर्सेस होते हैं तो उनका रिजल्टेंट ठीक बीच में होता है। और मैंने आपको ये बता रखा है कि जब अगर 2 वेक्टर्स बराबर हैं और उनमें 90 डिग्री का एंगल होता है तो उनका रिजल्टेंट √2 टाइम्स होता है। जैसे ये है तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा √2f। तो नेट फोर्स अगर देखा जाए तो एक तो ये हो जाएगा √2f प्लस ये हो जाएगा f', तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो √2f की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू है जो कि हो जाएगा gm²/a², और f' की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा gm²/2a²। तो इससे अगर हम कॉमन ले लें और नेट फोर्स की वैल्यू निकालें तो हमारे पास यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा gm²/a² √2 + ½ ये आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो फाइनल हमारा टारगेट है कि नेट फोर्स को इसके इक्वेट कर देना। बट इसमें कैच है कि जैसे मान लो इस मास के लिए हम करते हैं और ये लगाते हैं तो इसका रेडियस क्या लें, तो एक्चुअली बच्चों ये जैसे सर्कल फॉर्म है, रेडियस जो होगा वो ये होगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये कितना होगा, अगर ये पूरा का पूरा √2a है तो ये हाफ हो जाएगा, जो कि √2a का हाफ क्या होगा, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a/√2 हो जाएगा। तो अब बच्चों हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे फाइनली, इसको इक्वेट करा देंगे। तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या है gm²/a² √2 + ½ और ये हो जाएगा mv²/r क्या है a/√2 पर आ जाएगा। अब हम इन दोनों को इक्वेट करा देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे हैं जो रिपीटेशन शो करते हैं, आप इसको देख लेना अच्छे से।